एक मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। आज और कल की क्लास ऐसी है 2 दिन की जिसमें 4 नंबर 100% है, आज और कल मिलाकर। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। पहले ऑप्टिकल फाइबर निपटा देते हैं। टीआईआर और प्रिज्म में से 100% एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टीआईआर तो कल हो ही गया था और उसमें से ये ऑप्टिकल फाइबर चल रहा था। तो ऑप्टिकल फाइबर कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन उधार है जो रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के, उसको करा के फिर प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में दो चीजें सुनिएगा। इसमें मैंने एक चीज बताई थी, ऑप्टिकल फाइबर में ये वाली जो अंदर वाली चीज होती है इसे क्या बोलते हैं, कोर, और जो बाहर वाली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो हो रहा है वो टीआईआर हो रहा है अंदर, और इस वाले इससे पहले वाले पोर्शन में इधर रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इधर टीआईआर हो रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा जो होता है वो कोर का होता है, क्लैडिंग का क्या होता है, कम होता है। टीआईआर किधर से किधर होता है, डेंसर से रेयरर होता है, इसलिए कोर का क्या होता है, ज्यादा होता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, दूसरा सुनिएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, टीआईआर होने के लिए यहां से पता चलता है टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल जो होना चाहिए वो क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टीआईआर होगा। समझ आ रही ना बात, क्या होगा, टीआईआर होगा। अब एक चीज और बताई थी मैंने, इस फार्मूले को बताया था, आप रट लीजिएगा ना। यहां पे ये वो एंगल है जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा इंसिडेंस एंगल है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सा है, इंसिडेंस एंगल है। अगर इंसिडेंस एंगल साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अगर लेस देन कितना है, √μ1² माइनस μ2², तो इसके अंदर क्या होगा, टीआईआर होगा। क्या हो जाएगा, टीआईआर। तो टीआईआर होने के लिए शर्त क्या है, अच्छा टीआईआर के दो जगहों से टीआईआर के बारे में आप बोल सकते हो। एक यहां के एंगल से 90 - R क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल से। या तो फिर आप ऐसे बोलिए साइन आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए √μ1 माइनस, समझ आ रही ना। इसमें μ2 क्या है, μ2 जो है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 किसका है, कोर का। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिल जाए। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा इसको। जैसे ये मान लेते हैं आपकी क्या हो गई, कोर हो गई। ठीक है, ये कोर हो गई, और ये वाली लाइन जो है ये एक्सिस हो गई। ठीक, ये एक्सिस हो गई, और यहां पे ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये यहां से रे आई, ये वाला क्या कहलाता है, इंसिडेंस एंगल। अच्छा, इंसिडेंस एंगल से समझ आ रही ना बात, किस वाले कॉन्सेप्ट से, इंसिडेंस एंगल से आप क्या बता सकते हो, टीआईआर की कंडीशन बता सकते हो, साइन आई लेस देन होना चाहिए √μ1² माइनस μ2²। अच्छा, सबसे पहले यहां पे एक मिनट, क्लैडिंग क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एयर। तो इस बार क्लैडिंग क्या है, एयर है, तो μ2 कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो μ2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, μ1² माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब μ1 की जगह पे आप, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो μ1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, μ² माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप चाहते हो, अच्छा ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, आपकी ख्वाहिश ये होती है, ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का मेन पर्पस जो है वो सिर्फ इतना सा है कि ताकि पूरी एनर्जी जितना इधर से इन हो उतना क्या हो जाए, आउट हो जाए, कोई भी लॉस ना हो, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, एनर्जी का जो ट्रांसफर है इसके अंदर कैसा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है एनर्जी का ट्रांसफर। तो एक चीज आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रे, ध्यान से सुनना, कोई भी रे लॉस ना करे, तो लॉस ना करे मतलब
इंसिडेंस एंगल जो है वो कितने से कितना हो सकता है बताइए, 0 से कहां तक, 0 से कितना हो सकता है 90 तक, है कि नहीं? 0 से कितना हो सकता है 90 तक हो सकता है। तो 0 से 90 तक अगर इंसिडेंस एंगल हो सकता है तो एक चीज हम करते हैं, यहां पे इंसिडेंस एंगल 90 ले लेते हैं, अरे उससे थोड़ा सा माइनर नीचे, समझ आ रही ना बात, अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स वैल्यू सेम ही मानी जाएगी। तो उससे थोड़ा सा ये कितना इंसिडेंस एंगल चेंज हो सकता है, 0 से कितना डिग्री 90, तो मतलब 0 से 90 के बीच में कोई भी रे आए वो क्या करे, TIR, तो जो भी रे इधर से इंटर करेगी उधर से क्या कर जाएगी, आउट कर जाएगी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो यहां पे इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, साइन आई की जगह पे कितना रख देते हैं, आई की जगह पे 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और यहां पे क्या हो जाएगा लेस देन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू लेस देन कितना आएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट 2। मतलब इसका समझ में आया, अगर ये जो कोर है ना आपका, उसकी वैल्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर हो जाए, कितना हो, रूट 2 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, अरे एरो किधर है, इधर की तरफ है ना, चेहरा इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ ना, अगर म्यू रूट 2 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो किसी भी एंगल पे इन करने वाली रे क्या करेगी, TIR, और पूरी पूरी एनर्जी क्या होगी, पास होगी। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी हो सकता है, समझ आ रही ना बात, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एंगल पे रे इंसिडेंट करे और पूरी पूरी वो क्या करे, इधर से इन हो और उधर क्या करती हुई, TIR करती हुई क्या हो जाए, आउट हो जाए, तो इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर होना चाहिए, रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, रूट 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो दो बातें समझ आई, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या, कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, क्लैडिंग से, और दूसरी चीज अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा TIR करते हुए एनर्जी इन करके आउट हो जाए, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन रूट 2 होना चाहिए। समझ गए ना, इसको कर लीजिए। इसकी पूरी पिक्चर बना दे, मतलब पूरी पिक्चर ऐसे, यहां से TIR होगा और यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन इस पे पूछते हैं, ठीक है, ये आई एंगल है इंसिडेंस ना, जल्दी जल्दी करिए, हो गया, हो गया। एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, देखिएगा, ये देखिए, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ एयर है ना, यहां से रे क्या की, इंसिडेंट, इंसिडेंट की, और ये एंगल 45 है, कितना है 45। अब ये रे यहां पे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, और यहां से रे TIR करेगी, क्या कर गई, TIR कर गई, समझ आ रहे। तो जब TIR कर गई तो इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कितना होना चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए, ये जो 45 है, नॉर्मल से एंगल हमेशा होता है, इससे होता है, अगर वो खेलते हुए यहां पे 30 कर दिया ना, तो आप तुरंत समझ जाना इसको नहीं लेना है, इसको लेना होता है नॉर्मल से। तो ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल हो गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया ना, तो इंसिडेंस एंगल हो गया। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो यही पिक्चर है कि नहीं है, थोड़ा सा बताइए, ये इंसिडेंस एंगल ना, फिर उसके बाद यहां से रिफ्रेक्ट होकर के रे अगली लेयर पे पड़ी ना, अगली लेयर पे पड़ी, बाहर क्या है, एयर है। अब यहां से क्या स्टार्ट हुआ है, TIR, यही पिक्चर है यार, शेप अलग है। अच्छा, इसके भी बाहर क्या है, एयर है, और इसके भी बाहर देखिए क्या है, एयर ही है ना।
अच्छा यहां से क्या हो रहा है, टी आई आर हो रहा है, तो टी आई आर हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना, तो आप सारी दुनिया भूल करके ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है, साइन आई लेस देन क्या होना चाहिए, रूट म्यू स्क्वायर माइनस, अच्छा बाहर क्या है, एयर है, तो कितना ले लोगे 1, आई की जगह पे कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितना होती है 1/√2 लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट इधर आएगा तो क्या कर देगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 लेस देन म्यू स्क्वायर माइनस 1, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना देगा रूट, तो कितना हो जाएगा म्यू, कितना हो जाएगा √3/2, आ गया ना। तो म्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, किससे बड़ी होनी चाहिए √3/2 से, तो क्या होगा 60 डिग्री पे इंटर करने वाली रेस क्या करेगी, टी आई आर करेगी, क्या करेगी। अच्छा ये बताओ, पिछला वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, यहां पे आई की जगह पे कितना रखा था 90, मतलब कोई भी किसी भी एंगल पे आए, इसका मतलब 1 मिनट फील करिएगा, 45 से कम कोई भी एंगल होगा ना, सब के सब क्या करेंगे टी आई, 45 से ज्यादा वाले टी आई आर नहीं करेंगे, समझ आ रही ना बात। यहां पे आई की वैल्यू जब 45 रखोगे तो 45 से कम वाले, 1 मिनट फील करो इस चीज को, थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, देखो फील करना, ये 45 है, मैंने आपको कल बताया था ये कौन सा एंगल है, थोड़ा सा बताइएगा, रिफ्रैक्शन एंगल, ध्यान से सुनना मेरी बात, जितना ये इंसिडेंस एंगल कम होगा उतना ये रिफ्रैक्शन एंगल कम होगा, नहीं समझ आ रही बात। ये स्नेल्स लॉ से आई और आर क्या होते हैं, दोनों बराबर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों क्या होते हैं, अगर आई घटेगा तो आर घटेगा, अगर आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। अब यहां पे बताना, अगर आई कम करोगे तो आर क्या हो जाएगा, अगर आर कम हो जाएगा, ये आर कम होगा, तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का किसी भी ट्राइंगल का थोड़ा सा बताइए, ये वाला तो 90 है ही है, अगर ये कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या कर जाएगा, अबे भाई क्रिटिकल एंगल डिसाइडेड है ना, क्रिटिकल एंगल से क्या आएगा ज्यादा कि नहीं, अबे ये 45 वाली क्या कर रही है, टीआईआर कर रही है ना, अगर 45 वाली टीआईआर कर रही है तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल से ज्यादा यहां पे रे पड़ रही है जिस एंगल पे, वो क्या है एंगल क्रिटिकल से ज्यादा, अगर इससे कम करोगे तब तो आई घटने से क्या घट जाएगा आर, और ये पड़ने वाली रे ज्यादा एंगल पे पड़ेगी तो क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो क्या होगा टीआईआर, लेकिन अगर 45 से ज्यादा कर दोगे तब ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, तब हो सकता है टीआईआर ना हो, तो ये 45 से ज्यादा के लिए नहीं, 45 से, इसीलिए वहां पे 90 रखा था, तो 90 से सारी कम वाली क्या इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 90, तो अगर वहां पे 90 रख दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में, तो 90 से कम वाली सारी क्या कर जाएगी टीआईआर, तो मतलब जो भी रे इन करेगी वो रे आउट करेगी, समझ गए ना, बस इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती, क्लियर रहेगा ना, इसको कर लीजिए। एक मिनट, अगली चीज बताऊं, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट किसी को, ऑप्टिकल फाइबर के ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, हो जाएगा ना। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर है कौन से प्रिंसिपल पे, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक जगह होता है, एक मिनट सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है ये वाला जो आपके डायमंड होते हैं ना, डायमंड की डिजाइन उसके कॉर्नर इस तरह से कटे होते हैं, वो चमकता बहुत अच्छा है ना, उसके पीछे जो कटिंग मेन खेल होता है, उसकी कटिंग इस तरह से होती है कि उसके अंदर कोई भी रेस जाती है ना तो वो लगातार क्या करती है टीआईआर करती है, तो टीआईआर करने की वजह से उसकी चमक क्या होती है बहुत अच्छी होती है। तो डायमंड के अंदर भी क्या होता है, डायमंड के अंदर भी क्या होता है, डायमंड के अंदर भी टीआईआर होता है।
और जानते हैं एक जगह पे और टीआईआर होता है, आपने बचपने में सुना होगा या 12th की फिजिक्स पढ़ते हुए, मिराज करके एक कॉन्सेप्ट होता है। और उसमें क्या होता है, गर्मियों के सीजन में ये होता है, जब रोड पे आगे की तरफ देखोगे तो ऐसे चमचमाता हुआ दिखता है कि नहीं, ग्लास के जैसा, है कि नहीं। तो वो ऐसा लगता है कि आगे पानी जैसा कुछ ऐसा है, तो वो क्या होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, टीआईआर। तो मिराज भी किसकी वजह से, टीआईआर की वजह। तो 3 कॉन्सेप्ट, हाँ मैं अभी करा रहा हूं एक क्वेश्चन, तो 3 कॉन्सेप्ट अबे जो तुम्हारे सिलेबस में है, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज और कौन सा, डायमंड, ये तीनों में क्या होता है, टीआईआर होता है। अब इसमें से इस क्वेश्चन को आप करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है, पढ़ करके बताइए, इसमें सारी चीजें निपट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, डायमंड में होता है टीआईआर, मिराज में होता है और फाइबर में होता है। ये अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हो, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन। बस हो तो गया, यही वाला गलत है, इसको कर लीजिए। अगला देखते हैं ना, ये वाला बताइए, असर्शन रीजन क्या है, असर्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स मेक यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है लाइट गोज थ्रू सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज इट मूव थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ये भी बात सही है ना, बहुत सही है। इसमें से कौन सा सही माना जाएगा, ए नहीं माना जाएगा, इसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। अगर ऑप्टिकल फाइबर में टीआईआर होता है, इसका मतलब रेज क्या कर रही हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो बात नहीं रीजन में लिखी हुई है। बातें दोनों सही है, लेकिन टीआईआर होने का रीजन तो क्रिटिकल एंगल होता है ना, टीआईआर होने का रीजन कौन होता है, क्रिटिकल एंगल होता है ना, तो टीआईआर होने का रीजन तो क्रिटिकल एंगल होता है। इसमें ये रीजन जो है ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। असर्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है, टीआईआर क्यों होता है, वो इंसिडेंट रेज अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे, तो अगर ऐसा रीजन दिया होता तब सही माना जाता है कि नहीं। तो कौन सा सही होगा, बी वाला सही, इसको कर लीजिए। हो गया सबका, हो गया। एक क्वेश्चन स्नेल्स लॉ पे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा, देखिए 1 मिनट, ये 4 लगे हुए हैं और चारों किस में लगे हुए हैं, प्लेन और पैरेलल लगे हुए ना, पैरेलल लगे हुए हैं। कह रहा है ए लाइट बीम इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रीजन 1 to 4, यहां से इन करती है और कहां तक जाती है, 4 तक जाती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 रीजन्स I1, I2 एंड I3 आर, ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा फॉर विच द बीम जस्ट मिसेस इंटरिंग रीजन 4 इज, ठीक है। क्या करती है, लाइट रे यहां से इंसिडेंट करती है, यहां से इंसिडेंट करती है। अब इसके बाद कह रहा है आगे क्या होता है, ये लाइट रे चौथी रीजन में मतलब नहीं इंटर कर पाती, चौथी रीजन में नहीं इंटर, अगर नहीं इंटर कर पाती तो आखिरी लाइन क्या है, वो क्या करेगी, ग्रीज करेगी, ग्रीज करेगी तो इस तरह से बाहर निकल जाएगी ना। 1 मिनट ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिसेस, मतलब क्या है, सरफेस को ग्रीज करती हुई निकल गई, समझ आ रहे। इसका मतलब लाइट इस वाले रीजन में कैसे इंटर की है, क्रिटिकल एंगल पे, किस पे इंटर की है, अगर क्रिटिकल से ज्यादा पे कर जाती तब टीआईआर हो जाता, और अगर कम पे करती तो पास हो जाती। तो इसका मतलब जस्ट क्या कर रही है, ग्रीज करते हुए निकल, यहां पे लिखा हुआ है जस्ट मिसेस द इंटरिंग
रीजन 4 में इंटर नहीं कर पाती, जस्ट टच करती हुई ऐसे निकल जाए। अब आप देखिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का इनटू साइन ऑफ एंगल कितना, थीटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना है, एन नॉट डिवाइड बाई 8, और साइन ऑफ कितना होगा एंगल, कितना डिग्री, 90, कितना हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितना होती है 1, एन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। बस आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, क्या नहीं आया? सही बताओ, सो के आए थे? एक मिनट, बस 1 मिनट सुनना। इस रीजन से एक लाइट इंटर करती है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल। कह रहा है सबसे पास होती हुई आखिरी जो रीजन है चौथी, उसको जस्ट मिस कर जाती है, मतलब इसमें इंटर नहीं करती, चौथी रीजन में इंटर नहीं करती। जस्ट मिसिंग मतलब क्या, जस्ट मिसिंग मतलब चौथे में इंटर नहीं करती। अच्छा ये बताओ, यहां पे मान लेते हैं अगर रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करे, किस पे इंसिडेंट करे, क्रिटिकल पे, तो अगर क्रिटिकल पे इंसिडेंट करेगी तो क्या करेगी, ग्रीस। अगर क्रिटिकल से कम पे करेगी तब क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और क्रिटिकल से ज्यादा पे टीआईआर कर जाएगी। तो कह रहा है जस्ट मिसिंग ना, मतलब चौथे वाले में जाती नहीं है लेकिन तीसरे वाले में वापस भी नहीं आती। क्या समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, ये पक्का बता रहा हूं। उसी की हिंदी बोल रहा हूं, जस्ट मिसिंग का यही बोल रहा हूं कि इसको टच करते हुए, मतलब इसमें नहीं जाती, चौथे में नहीं जाती, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन तो नहीं हुआ। अबे सुन तो लो, चौथे में अगर इंटर नहीं करती तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन। अब इसमें लिख दिया है जस्ट मिसेस, जस्ट मिसेस मतलब, अच्छा एक ऑप्शन ये हो सकता था, अगर रिफ्रैक्ट नहीं कर रही है तो टीआईआर के लिए क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से ज्यादा पे करती तो टीआईआर कर जाती, चौथे को जाती ही नहीं। तो कह रहा है चौथे रीजन को जस्ट मिस कर रही है, तो इसका मतलब टच करती हुई गई है ना, समझ पा रहे हो ना, तो टच करती हुई गई है। अब इसके बाद क्या किया, पहले रीजन, अगर मैंने आपको बताया था पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में, अगर पैरेलल रीजन्स लगे हुए हैं या पैरेलल लगी हुई है कोई चीज, तो पैरेलल में स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। पहले में लगा दिया, पहले रीजन में, और कौन से रीजन में, आखिरी रीजन में क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल, फिर उसके बाद यहां से निकाल दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है, उसमें सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक पे ये आखिरी क्वेश्चन होगा, समझ आ रही ना बात, रिफ्रैक्शन के ऊपर, मतलब प्योर रिफ्रैक्शन पे आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, रे कहां से जा रही है, डेंसर से रेयरर, तो ये बना लीजिए नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। एक मिनट, अब देखो फिर इधर उधर, ये नॉर्मल हो गया। अब यहां पे क्या कराया मैंने, थीटा पे इंसिडेंस कराया रे को, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ग्रीन कलर वाली इंसिडेंस कितने पे हुआ, थीटा पे, और ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अगली बात सुनिएगा, मैं दो पिक्चर में समझाता हूं तब आपको समझ आएगा। थीटा पे इंटर कराया ना, तो ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल कितने के बराबर है, रिफ्रैक्शन एंगल फाई के बराबर। अगली पिक्चर देखिएगा, अब देखो जब बता रहा हूं, कुछ लोग जो हाथ उठाए थे ना वो लिख रहे हैं, आपकी चप्पलवे लेके मारेंगे अगर बोले कुछ हैं, आपकी गिराक कूट दे भाई। अब वो तो पता चलेगा। ये इसमें कितना एंगल है बताइए, रिफ्रैक्शन एंगल
90 ना। अब ईमानदारी से बताइए, डेविएशन पढ़ाया है ना, डेविएशन पढ़ाया, इस वाली पिक्चर में डेविएशन एंगल बताइएगा कितने के बाद। रे को ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे गई है इधर, तो ये पूरा एंगल कितने के बराबर है? फाई। अच्छा मैंने आपको बताया ना, ये लाइन ऐसे हो, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। तो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये कितने के बराबर होगा? फाई माइनस थीटा ना। अच्छा इसमें बताइए, इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था ना, रे को सीधा जाना था, चली इधर गई है, तो ये वाला एंगल बताइए। ये वाला एंगल थीटा सी है, तो ये भी कितना होगा? थीटा सी। तो ये कितने के बराबर होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। अच्छा ये दोनों एंगल कौन सा है? डेविएशन। ये दोनों एंगल कौन सा है? डेविएशन। अच्छा ये बताओ, ये वाला डेविएशन ज्यादा है या ये वाला? ये वाला ज्यादा है, डेविएशन बढ़ रहा है। अब इसके बाद अगली पिक्चर, थोड़ा सा मैंने खाली एंगल बढ़ाया, थोड़ा सा मैंने खाली एंगल बढ़ाया, क्रिटिकल से हल्का सा क्या कर दिया? ज्यादा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल से क्या है? ज्यादा है, इसको मैं आई लिख रहा हूं। थोड़ा सा क्रिटिकल से क्या है, यहां पे लिख देता हूं, आई जो है इस क्रिटिकल से क्या है? ज्यादा है, तो ये तुरंत क्या कर जाएगा? टी आई आर। तो टी आई आर कर जाएगा, ये भी कितने के बराबर होगा? आई। अब डेविएशन देखो, ऐसे जाना, तो ये डेविएशन है, और ये कितने के बराबर होगा बताइए? 180। ये टोटल एंगल 180, 180 में से कितना माइनस होगा? 2i। अच्छा ये बताओ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है डेविएशन? अच्छा इन तीनों में सबसे ज्यादा कब है डेविएशन? थर्ड वाले में ना सबसे ज्यादा डेविएशन है। अच्छा ये बताओ, अब आपको बताऊं मैं, ये थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा है, थीटा सी से क्या है? थोड़ा सा। अगर और ज्यादा कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2i की वैल्यू। तो डेविएशन क्या होना शुरू करे? मतलब यही वो वैल्यू है थीटा सी जिसपे क्या है? डेविएशन मैक्सिमम है। इससे ज्यादा करने पे क्या हो रहा है? 2i बढ़ रहा है, तो 2i बढ़ने पे डेविएशन क्या हो जाएगा? तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेविएशन ये है। अब क्रिटिकल से थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो और ये ज्यादा हो जाएगा, डेविएशन क्या हो जाएगा? कम। तो ये कौन सी वैल्यू है? आई की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहां पे? आई किसके बराबर है लगभग? क्रिटिकल के। तो यही वाला तो सही होगा। तो मैक्सिमम डेविएशन पूछा है ना, तो मैक्सिमम कब होगा? जब क्रिटिकल के बराबर। अच्छा क्रिटिकल के पहले क्या था? क्रिटिकल के पहले क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी डेविएशन क्या था? कम। और जैसे ही क्रिटिकल पे गया, टीआईआर करने की वजह से डेविएशन क्या हो गया? मैक्सिमम। फिर उसके बाद और इंसिडेंस बढ़ाओगे तो रिफ्लेक्शन ही होगा। तो ये 2i की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाए, 2i बढ़ती जाएगी, डेविएशन क्या होगा? कम। तो मतलब क्रिटिकल से ज्यादा पे भी डेविएशन क्या होगा? कम। और क्रिटिकल से कम पे भी क्या होगा? कम। मैक्सिमम कब होगा? जब क्रिटिकल एंगल पे। तो यहां पे आई की जगह पे कितना हो जाएगा? समझ आ रही ना बात? आई की जगह पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्रिटिकल एंगल सी दिया हुआ। बस हो गया। एक जवाब दीजिएगा, फिर आपको प्रिज्म पढ़ाता हूं मैं। अगर लाइट कहां से, डेंसर से किधर जा रही है? रेयरर। तो डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम जाएगी तो मैक्सिमम डेविएशन कब होता है? जब क्रिटिकल से थोड़ा सा क्या हो? ज्यादा हो। और उसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? पाई माइनस 2 थीटा सी। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। समझ आ रही ना बात? ये बात रटी रहनी चाहिए। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है, रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, बस आप समझने के लिए तैयार रहना। बहुत ही सिंपल बन जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है? हेडिंग डालिएगा प्रिज्म। देखना ध्यान से, टोटल 5 वैरायटी है और 5 वैरायटी में से एक नीट में मिल जाएगा आपको। समझ आ रही ना बात? क्वेश्चन जो है 5 वैरायटी के हो सकते हैं और उस 5 वैरायटी में से एक मिलेगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्रिज्म क्या होता है? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था पैरेलल सरफेसेस से। अभी याद है ना, पैरेलल सरफेसेस का क्वेश्चन किया है। तो अभी तक हम जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे वो किससे पढ़ रहे थे? पैरेलल सरफेसेस से। अब हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं
जब दो सरफेसेस के बीच में क्या हो, एंगल हो। जैसे मान लेते हैं ये, समझ आ रही ना बात? अब ये बताइए, एक साइड से रे क्या करेगी, इंटर करेगी, एक साइड से रे इंटर करेगी और दूसरी साइड को क्या करेगी, आउट करेगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर है ना? तो एक साइड से इंटर की और दूसरे साइड से क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो जाहिर सी बात है इस बार रिफ्रैक्शन जो हुआ है ये दो पैरेलल सरफेस के बीच में हुआ है। नहीं, इस एंगल को बोला जाता है प्रिज्म एंगल। क्या बोला जाता है? प्रिज्म एंगल। तो प्रिज्म एंगल को किससे दिखाया जाता है? ए से। तो प्रिज्म किसे बोलते हैं? जब दो सरफेसेस जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा हो, दोनों के बीच में क्या हो, एंगल हो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पैरेलल सरफेसेस ना। तो सबसे पहले एक चीज हम डिसाइड करते हैं, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, प्रिज्म एंगल किसे कहते हैं। तो इसको कभी कभी मैट सरफेसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट सरफेसेस। मैट सरफेसेस। मैट सरफेसेस दो हैं, एक से लाइट क्या कर रही, इन, और दूसरे से क्या कर रही, आउट। अगर एक से इन हो रही और दूसरे से आउट हो रही तो दोनों को क्या बोला जाएगा? मैट सरफेसेस। और दोनों मैट सरफेसेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल। समझ आ रही ना? अब प्रिज्म एंगल लेना हम सीख लेते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। और प्रिज्म एंगल कैसे लिया जाता है ये देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक इस तरह का सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह की सरफेस है, ऐसे, इस तरह से ना। इधर से लाइट इन की, इधर से लाइट इन की, इधर से, और इधर गई और फिर उसके बाद इधर चली गई ना। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये वाला एंगल इधर से इन की, इस वाले से आउट की, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? प्रिज्म एंगल ना। अगर मान लेते हैं ऐसे इन कर गई लाइट, ये वाली देखिएगा, इस तरह से इधर से इन की और इधर से और ऐसे हो गई ना। अब देखिए इन दो सरफेसेस से इसका प्रिज्म एंगल किधर होगा? इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो पीछे की तरफ जब मिलाओगे तो यहां पे ये मिल करके ये वाला जो एंगल बनेगा, इस वाले केस के लिए क्या होगा? प्रिज्म एंगल। समझ आए? ये सरफेस से इन की और इस सरफेस से क्या की? आउट की। ये दोनों सरफेसेस मिलके क्या बनाएंगी? एक एंगल बनाएंगी। इस एंगल को क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। अच्छा, इसमें इन दो सरफेसेस से, एक से इन एक से आउट, इसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। तो दो मैट सरफेसेस से एक से क्या होगी? रे इन होगी और दूसरे से क्या होगी? आउट। इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? प्रिज्म एंगल। इसको करिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक, अब प्रिज्म की एक लाइन लिख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू नॉन पैरेलल सरफेसेस। प्रिज्म किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू नॉन पैरेलल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम टू नॉन पैरेलल सरफेसेस। दो नॉन पैरेलल सरफेसेस के बीच में जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्रिज्म बोला जाता है। प्रिज्म एंगल को एक नाम और बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कभी कभी बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल। समझ आ गया ना? प्रिज्म एंगल डिसाइड हो गया किसे कहते हैं? कर ले जाओगे ना? देखो प्रिज्म एंगल इधर तो मिलेगा नहीं ना, किधर मिल सकता है? पीछे ही मिल सकता है, इस वाले के लिए। समझ आ रही ना? तो प्रिज्म एंगल क्लियर है। अब इसके दो फार्मूले, एक मिनट ध्यान से सुनना। दूसरा कोई दे दो एंगल। चलो अगला देखो,
एक मिनट रुक जाओ बे। अगला देखना, दो फार्मूले जो मतलब जैसे वो बहुत इस प्रिज्म के लिए समझ लीजिए सब कुछ यही दो फार्मूले हैं ज्यादातर केसेस में। तो मान लेते हैं ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, इधर से लाइट क्या की, इन की ना। अच्छा ये वाली लाइन क्या कहलाएगी इसकी, नॉर्मल। ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये वाला एंगल जो कहलाएगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा, इंसिडेंस। फिर उसके बाद ये रे ऐसे रिफ्रेक्ट करके गई और फिर उसके बाद ऐसे हो गई, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी इस पे, ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा यहां पे क्या कहलाएगा, इमरजेंस एंगल। क्या कहलाएगा, इमरजेंस एंगल। यहां तक क्लियर है। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल। क्या कहलाएगा, प्रिज्म एंगल कहलाएगा। अब सबसे पहली चीज आप ये बताइएगा इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, इस वाले एंगल को इस वाली सरफेस से देखिए, ये नॉर्मल से ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंस। क्या कहलाएगा, इंसिडेंस। तो ये वाला क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड, और ये क्या कहलाएगा, R1। क्या कहलाएगा, R1। अब इसके बाद यहां से देखिएगा अगली वाले, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला, समझ आ रही ना। ये इसके लिए क्या है, इंसिडेंस है, लेकिन हम इसको नाम देंगे ना R2 नाम से देंगे। किस नाम से, R2 नाम से। तो ये R2 हो गया, और फिर उसके बाद ये क्या है, एग्जिट है। तो ये वाला कौन सा एंगल हो गया, एग्जिट एंगल। क्लियर रहेगा ना। जो दूसरी वाली सरफेस का इंसिडेंस है उसको हमने नाम क्या दिया है, R2 नाम दिया है। क्या नाम दिया है, R2। क्लियर है ना। और ये वाला कौन सा है, इमरजेंस, और ये वाला कौन सा एंगल है, प्रिज्म एंगल। यहां तक क्लियर है। अब अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल मैं यहां पे बना रहा हूं, ये दो लाइनें व्हाइट वाली, पहला फार्मूला देखिएगा, ये दो लाइनें व्हाइट वाली, ये व्हाइट, ये, और ये वाली लाइन कौन सी है, ग्रीन ना। ये वाला किसके बराबर है, ए के बराबर। अब ये वाला एंगल मुझे पता करना है, ध्यान से देखना, यही वाला एंगल है ना ये वाला। अच्छा ये बताओ ये वाली लाइन कैसी है, नॉर्मल। तो नॉर्मल में से ये R1 घटा दोगे, नॉर्मल मतलब कितना डिग्री, इस सरफेस से कितना है 90, 90 में से R1 घटा दो तो यही एंगल बचेगा ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस R1 ना। अच्छा अब ये वाला एंगल पता करिए कितने के बराबर होगा। ये वाली लाइन कैसी है, 90, और 90 में से ये क्या कर दोगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R2। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल कितने के बराबर होता है, A प्लस 90 माइनस R1 और ये प्लस 90 माइनस R2, ये तीनों का सम कितने के बराबर होता है, 180। 180 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। R1 R2 को उधर लेके जाओ, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। अब आपको पता चल गया प्रिज्म एंगल जो होता है ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल R2। पहली सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल और दूसरी सरफेस का इंसिडेंस एंगल, दोनों का सम किसके बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही ना भाई। पहला फार्मूला हो गया, इसको करिए, फिर दूसरा देखते हैं। हो गया। अगला देखिएगा, ये पहला फार्मूला था प्रिज्म का, ए कितने के बराबर होगा, प्रिज्म एंगल कितने के बराबर होगा, R1 प्लस R1 कौन सा एंगल है, पहली सरफेस का रिफ्रैक्शन एंगल, R2 कौन सा एंगल है, दूसरी सरफेस का इंसिडेंस। दोनों का सम कितने के बराबर होता है, प्रिज्म एंगल के 180 के बराबर होता है। ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और ये क्या हो गया, नॉर्मल, और ये यहाँ पे रेस ऐसे गई, और ये क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है, और ये रेस ऐसे गई, ठीक। ये वाला एंगल कितने के बराबर था, R1, और ये वाला एंगल कितने के बराबर, R2 ना। और ये वाला एंगल कितने के बराबर था, A के बराबर। अगला हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बात मैं आपको बताऊं,
अगर दो लाइन कभी भी आपको कटी मिलती है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये सामने वाला होगा, और जो एंगल इधर वाला होगा वही सामने वाला होगा ना। तो आपको यहां पे देखिए दो लाइनें, ध्यान से सुनना, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इस लाइन को मैं डेविएशन एंगल निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहते हैं? डेविएशन एंगल। तो एक बात मुझे बताना ध्यान से, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस वाली लाइन को बढ़ा लिया ना, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लिया। ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंस। और ये फाइनल कौन सी है? रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्रैक्टेड। ये इंसिडेंस है और ये क्या है? प्रिज्म से रिफ्रैक्टेड रे है ना। अच्छा ये बताओ, ये लाइन ऐसे जाना चाहती थी ना, ये रे ऐसे जाना चाहती थी और चली ऐसे गई है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो ये एंगल क्या कहलाएगा बताइए? ये ऐसे जाना चाहती थी, ये ऐसे चली गई, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? डेविएशन एंगल। अब मैं डेविएशन एंगल जानना चाहता हूं। ये जो रेड कलर की दो लाइनें हैं, इस ट्रायंगल को मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन और ये वाली कौन सी है? ये व्हाइट वाली लाइन। ध्यान से देखिएगा, ये व्हाइट वाली लाइन ना। अच्छा ये वाला एंगल कितने के बराबर है? ये वाला है कितने के बराबर? डेविएशन के। अब ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए, ध्यान से देखना। अच्छा ये वाला एंगल, एक मिनट ध्यान, ये वाला एंगल किसके बराबर है? आई। और ये वाला एंगल कितने के बराबर है? ई। थोड़ा सा मुझे बताना, अगर ये वाला आई है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ना, ये दोनों के बीच में एंगल कितने के बराबर है? आई। तो ये रेड कलर और इसके बीच में कितना एंगल होगा? आई। आई में से ये R1 क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये वाला एंगल कितने के बराबर हो जाएगा? ये वाला आई माइनस। कोई दिक्कत? अब देखो ये वाला एंगल मैं जानना चाहता हूं, ये वाला, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल कितने के बराबर है? ई। तो ये रेड कलर और इसके बीच में एंगल कितने के बराबर हो? ई के बराबर ना। तो अगर ये ई है, ई में से ये R2 निकाल दोगे तो यही तो बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस R2। अब आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। तो आई प्लस ई, और यहां पे कितना? माइनस R1 माइनस R2, माइनस कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? R1 प्लस R2। यहां पे कितना आ जाएगा बताइए? आई प्लस ई, और ये कौन सा एंगल है? प्रिज्म एंगल। ये क्या हो जाएगा? डेविएशन। ये दो फार्मूले आपको रटे रहने चाहिए, प्रिज्म के लगभग 90% चीजें इसी पे हो जाएगी। समझ आ रही ना बात? डेविएशन एंगल का फार्मूला, एक मिनट दोहराइएगा, प्रिज्म एंगल का फार्मूला कितने के बराबर होता है? ए, R1 प्लस R2, और डेविएशन एंगल आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, कर लीजिए। हो गया? डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रहे। ठीक है, कैसे आया है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन रटी होनी चाहिए बस। डेविएशन एंगल प्रिज्म के केस में आई प्लस ई माइनस ए होता है, और प्रिज्म एंगल जो होता है या रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होता है ए कितने के बराबर होता है? R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, और इसमें बहुत कुछ छिपा होगा, कर चुके ना? देखो एक क्वेश्चन करते हैं। ये प्रिज्म है हमारा, और इसका एंगल जो है प्रिज्म एंगल, ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, इसकी दो नॉर्मल लाइनें ड्रॉ कर लीजिए। इसकी ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो गई और इसकी ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो गई। ये नॉर्मल लाइन है, अभी ड्रॉ कर देंगे, पहले बना ले। ये वाला एंगल जो है इंसिडेंस एंगल भी कितने के बराबर है? 60 के बराबर। ये इंसिडेंस एंगल भी कितने के बराबर है? 60 के बराबर। तो 60 के बराबर है, और इंसिडेंस एंगल हो गया। यहां पर ये जो एंगल होगा, ये मान लेते हैं रे ऐसे गई, ठीक है, और ये वाली लाइन कौन सी हो गई? नॉर्मल, और ये रे ऐसे गई। ठीक है,
ऐसे गए, ठीक है। तो ये इंसिडेंस एंगल है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, इमरजेंस, ये कितना हो जाएगा R1, और ये कितना हो जाएगा R2, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म का, वो दिया हुआ है आपको √3। कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या बताना है, ध्यान से सुनना। R1 बताना है, R2 बताना है, E बताना है। क्या बताना है, इमरजेंस। तो एक चीज आपको पता है, हर एक चीज का सोल्यूशन कौन है, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन के केस में। तो इन दो सरफेसेस के बीच में क्या लगाओगे आप, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाइए इन दो के बीच में। इन दो के बीच में जब आप लगाओगे तो ये वाला यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है, 1, और ये कितना हो जाएगा sin 60 इज इक्वल टू, इधर का कितना है √3, और ये कितना हो जाएगा sin R1 ना। तो sin 60 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, √3/2 इज इक्वल टू √3 sin R1। √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। sin थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितने के बराबर हो, 30। तो पहला आ गया एंगल R1 कितने के बराबर, 30 के बराबर। पहला आंसर आ गया, R1 कितने के बराबर, 30 के बराबर ना। अब देखिए R2 दो तरीका है, क्या R1 कितने के बराबर आ गया, 30। अच्छा ये बताओ ये टोटल एंगल कितने के बराबर होता है। अब दो तरीका है, मैं आपको पहले प्रोफेशनली निकाल के दिखा देता हूं। A इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, R1 प्लस R2। ए की वैल्यू कितना है 60, R1 कितना आया है 30, तो R2 भी कितना आएगा 30 आएगा। R2 कितने के बराबर आया, 30 के बराबर। ये तो है यहां से निकाला, फार्मूला सीखा है तो निकाल दिया। अदरवाइज अगर आपके पास दिमाग ऊपर वाले ने दिया है, ऐसे भी कर सकते थे। देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा टोटल, 180। क्या बात है, कमाल। इस सरफेस पे ये लाइन कैसी है, नॉर्मल। तो टोटल एंगल कितना होगा 90। 90 में से ये 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 60। ये 60 हो गया। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा। और ये कितना, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो टोटल कितना होगा 90। 90 में से 60 हो चुका है, बचा कितना 30। यही आंसर आ जाता। समझ आ रही ना बात। ये तो पिक्चर से भी आ सकता था, क्लियर रहेगा ना। अब एक बात बताओ, ये तो था तरीका निकालने का, या तो आप पिक्चर से देख लेते। अच्छा दूसरा, तीसरी चीज हमसे पूछा है ना, एक मिनट, इमरजेंस एंगल चाहिए। अब इमरजेंस एंगल का भी मैं जुगाड़ बता रहा हूं, देखना ध्यान से, एक मिनट। तीसरा क्वेश्चन सुनिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है, इमरजेंस एंगल चाहिए ना, इमरजेंस एंगल का आंसर चाहिए। अगर इमरजेंस एंगल का आंसर चाहिए तो देखिए, यहां पे 60 पे रेज आई थी, तो निकली कितने पे 30 पे। तो यहां पे एंट्री कितने पे हो रही है 30। तो एक चीज आप जानिएगा, अगर रिफ्रैक्ट होगी तो कितने पे होगी 60 पे। समझ आ रही है। अगर 60 पे इन हुई तो 30 पे रिफ्रैक्ट हुई। अगर 30 पे इन हो रही है तो 60 पे रिफ्रैक्ट होगी। अब दूसरा तरीका क्या है, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, और साइन R2 कितने के बराबर है 30, बराबर हो जाएगा किसके, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1, और साइन ऑफ E ना। अब देखिएगा यहां से साइन 30 की वैल्यू कितने के बराबर होती है √3/2, और साइन E, साइन E कब √3/2 होता है, जब E कितने के बराबर हो 60 के बराबर। ये दो तरीका हो गया। समझ आ रही ना बात। या तो आप यहां से कर लीजिए, या तो आप उस वाले को देख लीजिए, 60 पे इन होगा तो 30 पे आउट, तो 30 पे इन होगा तो 60 पे आउट। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद चौथा देखिए, आपसे क्या पूछ सकता है, डेविएशन एंगल। क्या पूछ सकता है, जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक लिखना मत। डेविएशन एंगल पूछ रहा है ना। अब डेविएशन एंगल पहले फार्मूले से हम चले जाते हैं। किससे चले जाते हैं, फार्मूले से। फार्मूला क्या था, डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। I की वैल्यू कितना है 60, और E की वैल्यू 60, और A की वैल्यू कितना है 60। तो ये कितना हो जाएगा
क्लियर है ना? डेविएशन आ गया, डेविएशन कितने के बराबर आया? 60 के बराबर। तो डेविएशन एंगल भी कितने के बराबर आ गया? 60 के बराबर। तो क्या हुआ? यहां तक क्लियर है ना? तो ये किससे आ गया? डेविएशन एंगल फार्मूले से आ गया। अगर आप चाहते हैं ना तो यहां से भी, पिक्चर से भी निकाल सकते हैं। बताएं कि मेरे ख्याल से यही आसान है, यही आसान है, पिक्चर से जानने की है। अगर देखना ध्यान से, अच्छा ये रे कितने पे जा रही थी? ये अगर सीधी जाती कितने पे जाती? ये एंगल 60 था, तो ये भी कितना होता? 60। 60 में से ये 30 निकाल दो तो 30 डेविएट की ना। कितना डेविएट की? 30। तो पहले स्टेप में कितना डेविएशन हुआ? 30 इस सरफेस से। अगली सरफेस से देखिएगा, ये वाला एंगल, ये वाली लाइन को ऐसे बढ़ा लीजिए, ये वाली लाइन को। ये वाली लाइन ओरिजिनल है ना रे की, रे को ऐसे जाना चाहिए था और चली ऐसे गई है। टोटल इमरजेंस एंगल कितने के बराबर आया था? 60 के बराबर ना। तो ये कितने के बराबर? R2 30। तो ये R2 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30। तो बचा कितना है? 30। तो रे ऐसे जाना चाहिए था, कितना नीचे आई? 30। तो 30 इधर से, 30 इधर से, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हाँ, ये आसान है फार्मूले से, समझ आ रही ना? लेकिन अगला वाला दिखाता हूं मैं जिसमें फार्मूला नहीं लगेगा। समझ आ रही ना भाई? एक आखिरी क्वेश्चन, बस इसके बाद आखिरी। हाँ, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जिसमें फार्मूला नहीं लगेगा भैया। हाँ, इसको जल्दी जल्दी छापो, ये तो निपट गया। हो गया? बाप रे बाप, जल्दी जल्दी कर लीजिए, जो लोग का नहीं हुआ है लिख ले। एक और बात इसमें बतानी है, बाकी लोग लिखते रहे। एक मिनट रुको, यही देखो, सुनो सुनो इधर। अच्छा, इंसिडेंस एंगल कितना है? 60। इमरजेंस एंगल कितने के बराबर है? इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों क्या है? इक्वल है ना? तो एक गजब की चीज आप देखोगे, जब इंसिडेंस और इमरजेंस इक्वल होगा तो R1 और R2 हमेशा इक्वल होगा ना। और अगर R1 और R2 इक्वल होगा तो एक बात याद रखना, ये जो बेस है ना ट्रायंगल का, उसके पैरेलल होगा। समझ आ रही ना बात? ये जो ट्रायंगल का बेस है ना, इसके ये जो रिफ्रैक्टेड लाइन है ना, इसके बीच में, ये इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो एक बार फिर से दोहराइएगा, जब इंसिडेंस एंगल बराबर होगा किसके? इमरजेंस एंगल के, तो R1 बराबर होगा किसके? R2 के। जब R1 बराबर होगा R2 के, तो ये वाली लाइन पैरेलल होगी किसके? बेस ट्रायंगल के। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आपको पता है, कल यही चीज पढ़ाऊंगा, मिनिमम डेविएशन, यहीं से क्लास शुरू होगी। जब इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर होता है तो उस वक्त डेविएशन क्या होता है? मिनिमम होता है। हालांकि वो कल का क्लास है। यहां तक क्लियर है ना? तो मेन आज की बात कौन सी है? इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर है, तो R1 बराबर होगा किसके? R2 के। क्लियर रहेगा ना? अब इसके बाद देखिएगा अगली चीज, एक क्वेश्चन इसको करके बताइए। अब देखिए, इसमें फार्मूला नहीं काम करेगा, ठीक है? एंगल कितना है? 15 डिग्री। और यहां पे इंसिडेंस जो मैंने कराया, ये वाली कौन सी लाइन हो गई? नॉर्मल। ये हो गई नॉर्मल, नॉर्मल लाइन। और यहां से इंसिडेंस कराया मैंने ग्रीजिंग इंस। नाइन्टी पे। सबसे पहले आपको बताना है, पहला क्वेश्चन, R1 बताइए कितने के बराबर हो, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो √2 के बराबर। कितने के बराबर? √2 के। तो कोई चारा नहीं है, सबसे पहले क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1 साइन कितना हो जाएगा? 90। साइन 90 बराबर होगा किसके? साइन 90 बराबर होगा किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना?
√2 और कितना हो जाएगा sin R1 ना। sin 90 की वैल्यू कितना होती है 1, तो ये √2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा sin R1। sin थीटा 1/√2 कब होती है जब R1 कितना हो 45। तो एक बात बताना, ये वाली लाइन कैसी है नॉर्मल, नॉर्मल से 45 डिग्री लगभग यही होगा ना 45 ना, समझ आ रहे। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा R1, R1 कितने के बराबर आ चुका है 45। अच्छा ये वाली लाइन कैसी होगी, ये वाली इस पे क्या है नॉर्मल है। अब मुझे R2 पता करना है। अब लगाइए प्रिज्म एंगल, यहां तक काम करेगा, प्रिज्म एंगल भी काम करेगा यहां तक। डेविएशन एंगल में ये फार्मूला जो पढ़े हो ना वो काम इस वाले में नहीं करेगा। देखना A = कितना होता है R1 + R2। A कितने के बराबर है 15 और R1 कितने के बराबर है 45। R2 कितना आएगा, R2 कितना आएगा -30 ना। अच्छा इसमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चंस में जो हमने किए हैं या जब तक प्रिज्म आप देखोगे उसमें R1 और R2 दोनों सेम साइड आएंगे ना। ये एकलौता क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिसमें R1 नीचे है और R2 समझ आ रही ना बात, क्लियर है ना, इसीलिए यहां पे माइनस आया है। समझ पा रहे हो ना, अदरवाइज क्या होता है ये कैसा आता प्लस आता। आप देख सकते हो पिछले क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने कराया था। यहां तक क्लियर है। ओए जैद कहां खोए हुए हो, यहां तक क्लियर है ना। R2 कितना हो जाएगा, यहां तक हो गया ना। अब अगला देखना ध्यान से, R2 मुझे चाहिए, क्या चाहिए R2 कितने के बराबर आया -30। देखिए दूसरे तरीके से भी फील करिएगा, ये एंगल कितना है 15 और ये R1 कितने के बराबर है बताइए। R1 अगर 45 है तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, ये भी कितने के बराबर 45 होगा। तो एक ट्रायंगल ये वाला देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए 45 ये 15 ये कितना हो गया 60। अच्छा पूरा ट्रायंगल कितने का होता है 180, तो ये पूरा एंगल कितने के बराबर 120 कितने के बराबर होगा। और ये नॉर्मल है तो ये कितना निकल गया 90 में से बचा कितना 30 आ जाएगा वहां से भी। नहीं समझ आया, ये 15 और ये कितना 45 और बचा कितना है ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं रेड कलर वाली लाइन वाला, तो ये 15 ये 45 कितना हो गया 60 और बचा कितना 120 में से ये परपेंडिकुलर लाइन 90 अलग कर देगी, बचा कितना 30, वही तो आ रहा है 30। समझ आ रही ना बात, इंसिडेंस आ गया। अब इमरजेंस पूछेगा तीसरा क्वेश्चन, इमरजेंस एंगल निकालते हैं तीसरा, इमरजेंस E की वैल्यू ना, E की वैल्यू देखिए फिर स्नेल्स लॉ लगाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √2 साइन ऑफ एंगल कितना है इंसिडेंस 30 ना, कितना है 30 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बाहर 1 और साइन ऑफ इमरजेंस ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो 2 को √2 एक √2 उड़ जाएगा, कितना बचेगा 1/√2। 1/√2 कब होता है जब E की वैल्यू कितना हो 45, तो इमरजेंस एंगल कितना है 45। अच्छा ये नॉर्मल है ना, तो ये रे किधर जाएगी डेंसर से किधर जा रही है रेयरर, तो ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी। अब इसके बाद इमरजेंस आ गया कितने के बराबर, कितने के बराबर आ गया 45 के बराबर। इमरजेंस कितना है 45 ना, कितने के बराबर है 45। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा बताइए, लास्ट क्वेश्चन डेविएशन एंगल कितने के बराबर होता है I + E - A। I की वैल्यू कितना है 90, A की वैल्यू कितना है 15, मसला E का है। E बताइए कितना लोगे प्लस या माइनस, ये नॉर्मल से किधर चला गया। और इससे पहले वाले में जो आपने किया है, इससे पहले वाले में इस वाले में क्या किया था बताइए,
इस वाले में नॉर्मल से किधर आई थी रे, और ये नॉर्मल से किधर गई, ऊपर, तो कैसा लग जाएगा, माइनस, तो माइनस लगेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, -45, तो कितना आ जाएगा 60, 60 में से 90 जाएगा तो कितना 30, आ गया ना डेविएशन। अगर आप इस चीज को नहीं सीखे रहोगे ना, प्लस ले लोगे, आपको गलत आ जाएगा आंसर। समझ आ रही ना? एक मिनट देखिए, ऐसे डेविएशन एंगल निकालते फिगर से। आखिरी बात, फिर उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ये रे ऐसे जानी थी, इधर मुड़ गई ना, कितना मुड़ी 45, कितना मुड़ी, अच्छा 45 किस तरफ मुड़ी है थोड़ा सा बताइए, ऐसे, तो क्लॉकवाइज ना, कैसा क्लॉकवाइज, तो पहला डेविएशन कितने के बराबर है 45 क्लॉकवाइज। अगली लाइन सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल, और ये वाली लाइन थोड़ा सा बताइएगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बढ़िया से समझिएगा, ये कितने के बराबर है एंगल, अरे ये पूरा कितना है यार, रे को ऐसे जाना था ना, ऐसे जाना था, तो सबसे पहले ये वाला एंगल बताइए, इतना एंगल, ये वाला, ये वाला, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, तो इसको ऐसे जाना था, 30 से किधर गई है 45, कितना चली 15 ना, अब 15 किधर की तरफ है, एंटी क्लॉक, तो 15 किधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए, 45 में से अपोजिट है तो क्या करोगे माइनस, 45 में से 15 जाएगा कितना आएगा 30, वही आंसर आ रहा है। समझ गए ना, क्लियर रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा दिया है, पूरा सिलेबस हमारा ज्यादातर किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो पहला वाला करा है, ये एक क्वेश्चन इसलिए ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। बाकी प्रिज्म का मेन कॉन्सेप्ट कल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।